हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग जो अपने अकाउंट्स का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो जो भी बचे हुए टॉपिक थे, ठीक है, और जो भी बेसिक टॉपिक के जो भी क्वेश्चन थे वो आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसमें जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे कवर हो जाएंगे, जो आपके आने वाले ईपीएफओ पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसे अगर आप देखते हैं तो आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें सब कवर हो जाएंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? टू डिटरमाइन प्रॉफिट, to detect all errors, to check arithmetical accuracy और prepare journal। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया जाता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी देखने के लिए। हम लोग ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं, देखिए लेजर के बाद जो भी लेजर होता है, लेजर के बनता है, उसके बाद जो भी उसका बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में जाता है। ट्रायल बैलेंस हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग ये देख सकें कि जो क्रेडिट डेबिट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो है वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट होता है। तो क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब सब कुछ सही है। ठीक है, सही से सब प्रॉपर बैलेंसिंग करी गई है। तो ये देखने के लिए, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी देखने के लिए कि क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस के इक्वल है कि नहीं है। अगर ये होता है तो ट्रायल बैलेंस एग्री करता है, मतलब ट्रायल बैलेंस सही है, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। तो ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है ट्रायल बैलेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल एंट्रीज, लेजर बैलेंस, कैश बुक और सब्सिडियरी बुक। तो मैंने आपको बताया कि लेजर बैलेंस के बाद जो लेजर बैलेंस होता है, लेजर का जो बैलेंस होता है वही आगे यूज होता है ट्रायल में, ट्रायल बैलेंस में। तो इसका आंसर क्या होगा? लेजर बैलेंस। ठीक है, तो लेजर का बैलेंस होता है उसे ही हम लोग यूज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस विल नॉट डिटेक्ट एनी काइंड, विल नॉट डिटेक्ट विच काइंड ऑफ एरर। ठीक है, तो कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ बैलेंसिंग, पोस्टिंग ऑन रॉ साइड और कास्टिंग एरर। तो देखिए, अगर एरर ऑफ ओमिशन होता है, ओमिशन का मतलब होता है कि आपने जो है रिकॉर्डिंग कर ही नहीं, आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब आपने कुछ परचेज किया या कुछ सेल किया बिजनेस ने, और उसे रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो उसमें ट्रायल बैलेंस क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो एरर ऑफ ओमिशन, मान लीजिए कुछ पूरा आप रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन ही करना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए एरर ऑफ ओमिशन जो है ट्रायल बैलेंस में जो है एरर ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। ट्रायल बैलेंस में ये वाला एरर डिटेक्ट नहीं हो सकता। एरर ऑफ बैलेंसिंग हो जाएगा, मान लीजिए क्रेडिट और डेबिट नहीं मैच कर रहे हैं, तो एरर ऑफ बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, मतलब आपने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, तब भी क्रेडिट और डेबिट नहीं मैच करेंगे। या फिर कोई कास्टिंग एरर कर दिया, कुछ बढ़ा के लिख दिया, कुछ कम करके लिख दिया, तो भी ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा। लेकिन एरर ऑफ ओमिशन में जहां आप रिकॉर्ड ही करना भूल गए हैं, वहां ट्रायल बैलेंस में वो चीज आएगी ही नहीं। ठीक है, तो उसे ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस? कौन सा मेथड यूज होता है? देखिए, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के दो मेथड होते हैं, एक टोटल और एक होता है बैलेंस मेथड। ठीक है, दो मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के, तो दोनों ही मेथड यूज हो सकते हैं, बोथ। ठीक है, टोटल में क्या होता है? टोटल में लेजर का जो भी लेजर होता है उसमें दो साइड होती है, एक डेबिट होती है, ठीक है, और एक क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल सब एक साथ लिख लेते हैं, एक साथ डेबिट का टोटल लिख लेते हैं, और एक तरफ क्रेडिट का टोटल लिख लेते हैं। तो इसे कहते हैं टोटल मेथड। यहाँ पर क्रेडिट का टोटल ले लेते हैं और डेबिट का टोटल ले लेते हैं। और बैलेंस मेथड में क्या होता है? ठीक है, याद होगा आपको, जो लेजर होता है, लेजर में हम लोग जो है लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस में क्या होता है? लेजर में बैलेंस करने के बाद या तो दो चीज आती है, या तो क्रेडिट बैलेंस आता है या डेबिट बैलेंस आता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस आता है या तो क्रेडिट बैलेंस आता है। अगर हम लोग क्रेडिट या डेबिट बैलेंस यूज करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, अगर हम लोग क्रेडिट या फिर डेबिट बैलेंस यूज करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं हम लोग बैलेंस मेथड। तो दोनों यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है बैलेंस मेथड।
ठीक है। इफ ट्रायल बैलेंस डिसएग्री विच अकाउंट इज ओपन, मान लीजिए जब ट्रायल बैलेंस किया गया और क्रेडिट और डेबिट नहीं मैच किया, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड मैच नहीं किया टोटल का, तो कौन सा अकाउंट खोला जाएगा? उसे कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, वो अकाउंट खोला जाएगा जब तक एरर ना पकड़ लिया जाए, जब तक एरर ना मिल जाए, तब तक जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, जो भी डेबिट का और क्रेडिट का डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाएगा जब तक एरर नहीं मिल जाता। आगे देखते हैं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट होल्ड द डिफरेंस अंटिल द एरर आर फाउंड। सैलरी पेड 10,000 पोस्टेड एज 1,000, सैलरी दी गई 10,000 लेकिन गलती से 1,000 लिख दी गई, तो ये कौन सा एरर है? तो ये है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, ओमिशन मतलब होता है पूरा रिकॉर्ड ही नहीं किया, कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड करना ही भूल गया। कंपनसेटिंग एरर में हो गया होता है मतलब कि एक तरफ डेबिट और बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट कंपनसेटिंग एरर में बराबर रहते हैं। ठीक है, और एरर ऑफ प्रिंसिपल में कोई गलत प्रिंसिपल यूज कर लेना, और कमीशन एरर में गलत रॉन्ग नंबर ले लेना, कम या ज़्यादा कर देना, वो आता है कमीशन में। ठीक है, रॉन्ग अमाउंट ले लिया गया है, तो अगर कोई भी रॉन्ग अमाउंट ले लिया जाएगा तो वो एरर ऑफ कमीशन में आएगा। इफ डिस्काउंट अलाउड is credited instead of debited, the TB will, the trial balance will। देखिए, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस हरदम डेबिट होता है और प्रॉफिट हरदम क्रेडिट होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस हरदम डेबिट होता है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया इन लोगों ने? क्रेडिट कर दिया, जबकि उसे डेबिट होना चाहिए था। तो साफ सी बात है कि ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, डिसएग्री करेगा। आंसर हो क्या होगा? डिसएग्री, मिसमैच हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट मैच इन ट्रायल बैलेंस, क्या चीज ट्रायल बैलेंस में मैच करनी चाहिए? तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या मैच करते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए, टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल डेबिट, तो टोटल डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट, यही हम लोग ट्रायल बैलेंस में मैच करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी। ट्रायल बैलेंस हेल्प इन, किस लिए ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है? देखिए, पहली बात तो आपको ये कोई अगर एरर होता है तो उसे पकड़ने में काम आता है। ठीक है, और जब आपको एरर मिल जाएगा तो आप सही कर सकते हैं। तो एरर के बाद आप क्या करेंगे? पहले लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है ताकि कोई एरर ना हो, फिर क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है। तो हम लोग का ये एक बीच की कड़ी है फाइनल अकाउंट बनाने की, तो ये हेल्प करता है प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले हम लोग एरर चेक करते हैं, एरर के बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट, तो प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ 50,000 is mistakenly recorded in the purchase book. What will the effect on the trial balance? हुआ क्या कि 50,000 की फर्नीचर खरीदा गया। फर्नीचर क्या था? एसेट। अगर फर्नीचर में बिजनेस नहीं हो रहा है तो फर्नीचर आपका एसेट होगा, और वो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया। परचेज बुक में वही चीज रिकॉर्ड कर दी जाती है जिसका बिजनेस हो रहा हो, गुड्स का बिजनेस, जो भी गुड्स का बिजनेस हो रहा हो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड करी जाती है। और फर्नीचर यहाँ पर हम लोग एसेट की तरह ले रहे हैं, लेकिन वो गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो उसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? टीबी विल एग्री, टीबी विल डिसएग्री, फर्नीचर अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट नीडेड। ठीक है, तो देखिए, फर्नीचर एसेट है, एसेट भी हम लोग डेबिट करते हैं, और कुछ परचेज करते हैं हम लोग, परचेज ना, परचेज बुक में लोग कुछ भी परचेज करते हैं वो भी डेबिट करते हैं, तो अल्टीमेटली हुआ तो डेबिट ही है ना, चाहे वो एसेट में जाए चाहे वो परचेज बुक में जाए, तो डेबिट हुआ है, तो डेबिट बैलेंस तो सही है। तो मतलब ट्रायल बैलेंस जब हम लोग करेंगे तो उस पर कोई अंतर नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस विल एग्री।
भले ही आपने गलत बुक में पोस्ट कर दिया हो, गलत बुक में रिकॉर्ड कर दिया हो, लेकिन तब भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है, यही है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब आप गलत बुक में मेंशन कर देते हैं तो ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा। ठीक है, यह एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। क्रेडिट सेल ऑफ गुड टू रोशन फॉर 12,000 was posted to मोहन्स अकाउंट एज 21,000। व्हाट इज द इम्पैक्ट? एक सेल करी गई क्रेडिट, कुछ सामान बेचा गया रोहन को 12,000 का। ठीक है, लेकिन जो है वो पोस्ट हो गया मोहन के अकाउंट में 21,000। देखिए, सेल करी गई मतलब क्रेडिट हुआ, तो रोहन का अकाउंट डेबिट होना था 12,000 से, लेकिन मोहन का अकाउंट डेबिट हो गया 21,000 से। ठीक है, तो कितना अंतर आया 12 और 21,000 में? 12,000 से डेबिट होना था रोहन का अकाउंट, लेकिन मोहन का हो, तो कितना अंतर आया? 9,000 का। 9,000 डेबिट साइड ज़्यादा होगा, तो 9,000 की डेबिट साइड में ज़्यादा आएगा। जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो 9,000 डेबिट साइड ज़्यादा आएगा, तो टीवी डिसएग्री बाय 9,000। देखिए, एक तो दोनों अकाउंट भी गलत हुआ है और अमाउंट भी गलत हो गया। 12,000 की जगह 21,000 कर दिया, वो भी 9,000 ज़्यादा कर दिया, तो 9,000 से ट्रायल बैलेंस में अंतर आएगा। इसका आंसर होगा बी। इफ परचेज रिटर्न ऑफ 5,000 is wrongly posted to debit side of purchase account, the error is। कोई परचेज रिटर्न हुई, ठीक है, परचेज रिटर्न मतलब कोई हमने सामान खरीदा था बिजनेस ने, वो वापस करा, और जब भी सामान वापस होता है तो वो क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न ऑफ 5,000 इज रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट साइड, क्योंकि भाई परचेज रिटर्न हो रहा है मतलब सामान वापस हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, लेकिन उसे डेबिट कर दिया। ठीक है, टू द परचेज अकाउंट। द एरर इज, ये कौन सा एरर है? ये है एरर ऑफ रिवर्सल ऑफ एंट्री। रिवर्स हो गया, एंट्री रिवर्स हो गई। ठीक है, जो डेबिट होना था वो क्रेडिट हो गया, नहीं, जो क्रेडिट होना था वो डेबिट हो गया। ठीक है, पोस्टिंग 8,000 ऑन द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट विल कॉज। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 8,000 डेबिट कर दिया सेल्स अकाउंट में इंस्टेड ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सेल्स अकाउंट में जो बेचा जाता है वो आता है, मतलब जो सेल्स होती है, और सेल्स हरदम क्रेडिट होती है, और यहाँ इन लोगों ने क्या किया? डेबिट कर दिया। ठीक है, सेल्स हरदम क्रेडिट होती है, यहाँ पर इन लोगों ने डेबिट कर दिया 8,000 से, तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो 8,000 का अंतर आएगा। टीबी मिसमैच ऑफ 8,000, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस मिसमैच करेगा 8,000 से, क्योंकि सेल अकाउंट हरदम क्रेडिट होता है, यहाँ पर डेबिट हो गया। पोस्टिंग 8,000 डेबिट, नहीं, ठीक है, ठीक है, आंसर ए ही होगा इसका। ठीक है, एक ही अकाउंट हो रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर्स इन। देखिए, क्या होता है कि कैश बुक होती है जो, उसमें 3 अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है कैश का, दूसरा अकाउंट होता है आपका बैंक का, और फिर एक होता है डिस्काउंट का। ठीक है, तो क्या होता है कि कैश और बैंक, मान लीजिए कोई बिजनेस है, अगर वो कैश रखता है तो यहाँ नोट करेगा, और उसी बिजनेस का कोई बैंक अकाउंट है तो वहाँ पे यहाँ नोट होगा। ठीक है, वो यहाँ नोट होगा, और वही बिजनेस अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेता है और अब कैश ले आता है, तो यहाँ पर जो है बैंक क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कैश और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन जो होते हैं उन्हीं को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जब कैश, आपका जो बिजनेस में कैश रखा है और जो आपका ही बिजनेस का अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब आपके पास कैश था तो आपने बैंक में जमा कर दिया, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं जो कैश और बैंक के बीच में। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा
एंट्री, और ये 3 कॉलम कैश बुक में आता है। 3 कॉलम कैश बुक में एक होता है कैश, बैंक और डिस्काउंट। ट्रायल बैलेंस शो एक्सेस डेबिट एक्सेस क्रेडिट ऑफ 2000, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉज। ट्रायल बैलेंस जो है एक्सेस क्रेडिट शो कर रहा है 2000 का, इसका क्या कॉज हो सकता है? परचेज ऑफ गुड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन परचेज, देखिए वो क्रेडिट शो कर रहा है, ठीक है। परचेज ऑफ गुड, परचेज हरदम डेबिट होती है ना कि क्रेडिट होती है, और क्रेडिट शो कर रहा है तो कुछ भी जो है क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ है, और परचेज डेबिट होती है। सेल्स रिटर्न भी डेबिट होती है। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, देखिए डिस्काउंट अलाउड है एक्सपेंस, ठीक है, और एक्सपेंस हरदम डेबिट होता है, लेकिन क्या कर रहा है कि कह रहा है डिस्काउंट अलाउड पोस्टेड टू क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक्सपेंस है, खर्चा है, और डेबिट होता है, लेकिन वो गलती से क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया गया, इसीलिए 2000 रुपये ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो यही आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा इसका? सी। और चौथा ऑप्शन क्या था? केस सेल ओमिटेड इंटायरली, जब कुछ चीज ओमिटेड कर लिए तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिक्वायर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट कब चाहिए होता है? क्या ऑप्शन देख लें? मशीनरी डेबिटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फर्नीचर, ठीक है, मशीनरी डेबिटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड इन सेल बुक, डिस्काउंट अलाउड पोस्टेड इन रॉन्ग साइड, और ट्रायल बैलेंस टोटल मैच। जब ट्रायल बैलेंस मैच कर देगा तो सस्पेंस अकाउंट चाहिए ही नहीं होगा। सस्पेंस अकाउंट तभी चाहिए होता है जब ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, तो डी तो नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं डिस्काउंट अलाउड पोस्टेड टू रॉन्ग साइड, ठीक है। अब डिस्काउंट अलाउड जो होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस जो होता है वो होता है डेबिट साइड। अगर वो क्रेडिट साइड हो जाएगा तो रॉन्ग साइड हो जाएगा, ठीक है, और रॉन्ग साइड हो जाएगा तो हमें सस्पेंस अकाउंट चाहिए होगा। तो सी आंसर का सही होगा। दो और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले ऊपर वाले। मशीनरी डेबिटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फर्नीचर, ठीक है, देखिए दो मशीनरी और फर्नीचर दोनों ही एसेट हैं, और दोनों डेबिट ही होंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी अकाउंट में हो डेबिट होंगे, तो वो ट्रायल बैलेंस में दिक्कत नहीं करेंगे। और क्रेडिट सेल रिकॉर्ड सेल बुक, इन सेल बुक, सेल बुक क्रेडिट सेल ही रिकॉर्ड करती है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। सैलरी पेड 15,000 was recorded in a cash book but not posted to the salary account, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, सैलरी 15,000 पे करी गई, was recorded in cash book but not posted to the salary account, वो सैलरी अकाउंट पोस्ट नहीं करी गई, तो इस पर क्या डिफेक्ट आएगा? तो अगर सैलरी अकाउंट में 15,000 नहीं करेगा, कैश बुक से तो क्रेडिट हो गया, ठीक है, पैसा कैश बुक से तो पैसा चला गया, है ना, लेकिन सैलरी अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ, सैलरी अकाउंट में हम लोगों ने नहीं किया डेबिट, तो 15,000 का डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, 15,000 का डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में। इफ अ ट्रायल बैलेंस शो डिफरेंस दैट इज डिविजिबल बाय 9, दिस ऑफन इंडिकेट्स, अगर कोई ट्रायल बैलेंस है और मान लीजिए क्रेडिट है ना, क्रेडिट और डेबिट दोनों का बैलेंस है, और दोनों के बैलेंस में डिफरेंस जो है, मतलब कुछ भी डिफरेंस आया, क्रेडिट और बैलेंस में नहीं मैच कर रहे हैं, और उसमें कोई डिफरेंस आया, और जो भी डिफरेंस आए वो 9 से डिवाइड हो रहा है ना, वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो कौन सा एरर हो सकता है? तो एरर हो सकता है वो ट्रांसपोजिशन या ट्रांसप्लेसमेंट का एरर, ठीक है। मान लीजिए आना था 54, ठीक है, मान लीजिए कोई एंट्री थी 54, उसे हम लोग लिख दिया 45, ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस आ गया 45 का, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब, है ना, तो इसका मतलब होगा ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब होता है कि डिजिट आपस में बदल देना, डिजिट आपस में बदल देना,
तो ऐसा कोई एरर होता है जिसमें डिजिट आपस में बदल जाती है, वो अगर 9 से डिवाइड होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन या ट्रांसप्लेसमेंट एरर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया था मैंने 54 इंस्टेड ऑफ 45। मशीन वर्थ 1,20,000 वाज परचेज ऑन क्रेडिट। कोई मशीन खरीदी गई 1,20,000 के क्रेडिट पर, बस रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। मैं बता चुका हूँ कि जो मशीन है वो एसेट है और वो डेबिट होती है। ठीक है, अब वो गलती से भले ही परचेज बुक में चली गई और परचेज बुक में जो भी सामान खरीदा जाता है वो भी डेबिट होता है। तो देखिए, चाहे वो परचेज बुक में हो चाहे किसी दूसरे अकाउंट में हो, वो दोनों जगह डेबिट हुई है। ठीक है, दोनों जगह डेबिट हुई है, तो ट्रायल बैलेंस में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो सही साइड पे डेबिट हुई है। मतलब डेबिट तो हुई है लेकिन बस गलत बुक में डेबिट हो गई है। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, और एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है मोस्टली जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर टीबी एग्री कर जाएगा क्योंकि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, और ट्रायल बैलेंस एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं पकड़ पाता है। टोटल ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, टोटल जो सेल्स बुक का टोटल है 2,56,000 वाज कैरी फॉरवर्ड एज 2,65,000। सेल्स बुक का टोटल था 2,56,000 लेकिन उसे लिख दिया गया 2,65,000। तो ये किस तरह का एरर है, ये है ओवर कास्ट एरर, मतलब ज़्यादा लिख दिया गया। अगर कम लिख दिया जाता तो अंडर कास्ट होता। ठीक है, तो ये लिखा गया ज़्यादा, 9,000 ज़्यादा लिख दिया गया, ओवर कास्ट। अगर कम लिखा जाता तो इसे कहते हैं हम लोग अंडर कास्ट। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 8,000 was debited to wages। करेक्ट एंट्री। देखिए, आप समझिए मेरी बात को। अगर कोई एसेट, ठीक है, मशीनरी कोई एसेट है, और जब भी मशीन को इंस्टॉल करते हैं, मशीनरी हुआ या फिर कोई भी एसेट को अगर उसे इंस्टॉल करते हैं, उसे लेके आते हैं, उसमें जो भी खर्चा होता है, ठीक है, वो मशीनरी की कॉस्ट में ही जोड़ा जाता है। मतलब 8,000 का मशीन को लगाने में लगा, तो ये मशीन की कॉस्ट में ही जोड़ा जाएगा, ये किसी दूसरे अकाउंट में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 8,000 इज डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। ठीक है, वेजेस अकाउंट, तो ये एंट्री गलत हो गई। ठीक है, उसे वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, गलत हो गया। अब वेजेस अकाउंट को हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा, और किसे डेबिट करना होगा, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना होगा, क्योंकि वो मशीनरी में ही गिने जाएंगी। वो चीज़ें जो इंस्टॉल करने में पैसा लगता है वो मशीन की कॉस्ट में ही गिना जाता है। तो वेजेस को जो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और मशीन को डेबिट करेंगे। डी आर मशीनरी 8,000 और क्रेडिट वेज 8,000। तो आंसर क्या होगा, सी, ये करेक्ट एंट्री होगी। ये क्या लिखा, ये है असर्शन रीजन। ट्रायल बैलेंस में एग्री व्हेन सम एरर एग्जिस्ट। ठीक है, और दूसरा इसका रीजन है एरर ऑफ ओमिशन डू नॉट अफेक्ट द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द बुक। इनका ये कहना है कि ट्रायल बैलेंस तब भी एग्री कर सकता है मान लीजिए कोई एरर हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा इनका कहना है कि एरर ऑफ ओमिशन डू नॉट अफेक्ट द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द बुक। ये भी सही है, दोनों सही है। होता क्या है कि ट्रायल बैलेंस, अगर मान लीजिए एरर ऑफ ओमिशन है, ठीक है, तो आप तो रिकॉर्ड ही करना भूल गए। ओमिशन का मतलब है आप रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो उसमें ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं कर सकता। दूसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसमें भी ट्रायल बैलेंस जो है एग्री करता है, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच करता है। तो अगर कोई एरर भी होता है तो कई बार ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। और एरर ऑफ ओमिशन में ना आपने डेबिट साइड लिखा ना क्रेडिट साइड लिखा, तो वो ट्रायल बैलेंस उसमें भी मैच कर जाएगा, इस कंडीशन में भी। तो दोनों सही है, इसका ऑप्शन होगा ए। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन व्हेन ट्रायल बैलेंस डिसएग्री। ठीक है, रीजन क्या है इसका लिखा है, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टू टेम्पररी होल्ड द डिफरेंस अंटिल एरर आर लोकेटेड। ठीक है, दोनों सही है। जब ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करता है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, तब सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। बिल्कुल ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट जो भी बैलेंस होता है, जो भी डिफरेंस आता है, वो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं जब तक एरर मिल नहीं जाता। बिल्कुल, ये भी ठीक है। ठीक है, तो रीजन भी सही है। ठीक है,
वो उसका डिफरेंस होल्ड करता है जब तक एरर मिल नहीं जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग एंट्री, ठीक है, बिकॉज क्लोजिंग एंट्री कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक। दोनों सही है। जनरल प्रॉपर में वो सारी एंट्री आती हैं जो किसी भी सब्सिडियरी बुक में रह जाती है, जैसे ओपनिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग एंट्री, वो सब जनरल प्रॉपर में ही आता है, ठीक है। और जो क्लोजिंग एंट्री किसी दूसरी सब्सिडियरी बुक में नहीं लिखी जाती है, इसलिए वो जनरल प्रॉपर में लिखी जाती है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। आगे देखते हैं। इफ अ डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इज ओवरकास्ट बाय 5000, द ट्रायल बैलेंस विल शो अ डेबिट एक्सेस ऑफ 5000 एंड ओवरकास्टिंग इफेक्ट द टोटल बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट, ठीक है। इनका ये क्या क्या कहना है कि इफ द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, ठीक है, इज ओवरकास्ट बाय 5000, 5000 से ज़्यादा हो जाता है डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, द ट्रायल बैलेंस विल शो एक्सेस डेबिट ऑफ 5000। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परचेज अकाउंट में डेबिट ही होता है और वो 5000 से ज़्यादा होता है तो डेबिट एक्सेस 5000 का शो करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन द ओवरकास्टिंग इफेक्ट द टोटल बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। ये ओवरकास्टिंग हुई है। ओवरकास्टिंग मतलब ज़्यादा पैसा 5000 रुपये लिख लिया गया है डेबिट साइड में, और ओवरकास्टिंग जो है इसके टोटल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। दोनों रीजन और असर्शन सही है। सब्सिडियरी बुक आर ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ठीक है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है जैसे परचेस बुक में या सेल बुक में या कैश बुक में, तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं सब बुक में लिखते हैं, परचेस बुक, सेल बुक या कैश बुक, ये सब बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री होती है। कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन, कैश ट्रांजैक्शन हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड, कोई भी गुड जो क्रेडिट पे लिया गया है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश में लिया जाएगा तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यहाँ क्रेडिट की बात हो रही है, मतलब उधार पे लिया गया है, तो परचेज बुक। परचेज रिटर्न बुक, मान लिया हम लोग कोई सामान खरीदा बिजनेस ने और उसे वापस करना है, तो उसके लिए अलग एक सब्सिडरी बुक होती है, ठीक है, उसे कहते हैं परचेज रिटर्न बुक। तो वो क्या करती है, क्या यूज करती है, तो वो नोट करती है आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ एसेट, क्रेडिट, रिटर्न ऑफ गुड। आंसर बी, ठीक है, क्योंकि परचेज बुक में हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं वो नोट होता है, और मान लीजिए कोई सामान हम लोग वापस भेजते हैं, बिजनेस कोई सामान जो है वापस करता है, तो वो नोट होता है परचेज रिटर्न बुक में, और वो क्रेडिट रिटर्न ऑफ गुड होता है, मतलब उसका पैसा आना अभी बाकी रहता है, वो कैश पे नहीं है, वरना फिर वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रेडिट सेल ऑफ गुड रिकॉर्डेड, जब जो कोई अगर कोई गुड्स बेचते हैं क्रेडिट पे तो किस में रिकॉर्ड होता है, वो आपका जो होता है सेल्स बुक में। कोई भी सामान जो क्रेडिट पे बेचा जाता है, मतलब उधार पे सामान बेच दिया, पैसा आना बाकी है। अगर कोई पैसा, अगर कोई सामान कैश पे बेचा जाए, मतलब सामान बेचा और कैश तुरंत मिल गया, तो वो कैश बुक में आएगा। गुड रिटर्न बाय कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन, ठीक है, आपने कोई सामान बेचा बिजनेस ने और वो सामान वापस आ गया, तो वो आएगा सेल्स रिटर्न बुक में। आपने सेल करी लेकिन वो सामान वापस आ गया, तो वो किस में रिकॉर्ड होगा, सेल रिटर्न बुक में। बिल एक्सेप्टेड टू सप्लायर आर रिकॉर्डेड बाय, ठीक है, ये होता है बिल पेबल बुक। देखिए, बिल रिसीवेबल मतलब होता है कि जिसे हम लोग को, जिसमें हम लोग को पैसा आना है, इसमें पैसा आएगा, ठीक है, इनकमिंग है, इसमें पैसा आएगा। और बिल पेबल मतलब होता है जिसमें पैसा जाएगा, हम लोग को पैसा देना है, ठीक है, बिजनेस को पैसा देना है, वो इसमें आएगा, जो बिजनेस का पैसा आता है वो इसमें आएगा। तो जब सप्लायर को, ठीक है, जो जिसे पैसा, सप्लायर ने कोई बिल बनाया और हम लोग को दिया, तो वो होता है बिल पेबल, मतलब इस सप्लायर को हमें पैसा देना है, क्योंकि यहाँ जो बिल है वो सप्लायर ने बनाया है, बिल पेबल, और हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो होते हैं बिल पेबल बुक। ट्रांसफर एंट्री आर रिकॉर्डेड इन,
जनरल प्रॉपर। ठीक है। ट्रांसफर एंट्री मतलब जैसे कोई करेक्शन एंट्री हो, ठीक है, कोई कोई दूसरी टाइप की एंट्री हो, जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ये सब किस में रिकॉर्ड होती है? जनरल प्रॉपर में। ओपनिंग एंट्री आप पास थ्रू, जनरल प्रॉपर। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर नॉट अ रेवेन्यू गुड इज रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। आप समझिए इसमें क्या लिखा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, लेकिन फर्नीचर यहाँ एसेट है, गुड नहीं है। मान लीजिए कोई फर्नीचर की ही दुकान है, अगर कोई फर्नीचर की दुकान है तो उसके लिए फिर फर्नीचर एसेट नहीं होगा, वो गुड हो जाएगा। और अगर वो गुड हो जाएगा तो फिर वो आएगा परचेज बुक में। अगर वो फर्नीचर का ही काम करता है, फर्नीचर की ही उसका बिजनेस है, और फर्नीचर तब खरीदता है तो वो आएगा परचेज बुक में। लेकिन यहाँ फर्नीचर एसेट की तरह खरीद रहा जा रहा है, वो रेवेन्यू गुड नहीं है, तो वो आएगा जनरल प्रॉपर में। और किस पे खरीदा जा रहा है? क्रेडिट पे, उधार पे। अगर कैश में खरीदा जाएगा तो कैश बुक में आएगा। कैश डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन, कैश डिस्काउंट अलाउड किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? जनरल, नहीं नहीं सॉरी, कैश बुक में। जितना भी कैश डिस्काउंट अलाउड होता है, ठीक है, वो कैश बुक में होता है। ठीक है, तो जो भी डिस्काउंट होगा कैश पे, वो किस में आएगा? कैश बुक में। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी विल अपीयर, ठीक है, जो भी मशीनरी के लिए आपने वेजेस पेड करी है इंस्टॉलेशन के लिए, वो किस में आएंगे? वो आएंगे आपकी जनरल प्रॉपर में। मैंने बताया ना कि जो भी ऐसे ऐसे अकाउंट हैं जिनके लिए अलग से कोई सब्सिडरी बुक नहीं है, वो सब जनरल प्रॉपर में आएंगे। क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी विल रिकॉर्डेड इन, देखिए ये आएगा आपका जनरल प्रॉपर में। क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी विल रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। क्रेडिट परचेज मतलब उधार पर खरीदी गई कुछ स्टेशनरी ऑफिस के लिए, वो जनरल प्रॉपर में आएगी। इसे इससे कंफ्यूज मत करना पिटी कैश बुक। देखिए पिटी कैश बुक में भी ऑफिस का सामान खरीदा जाता है, और जैसे स्टेशनरी हो ये सब खरीदा जाता है, लेकिन ये कैश बुक है, यहाँ पर कैश अवेलेबल रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग किस पे खरीद रहे हैं? क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, मतलब उधार पर खरीद रहे हैं, तो वो जनरल प्रॉपर में आएगी। गुड विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज अपीयर इन, ठीक है, तो जो भी मान लीजिए कोई ओनर है, उसने अपने बिजनेस से कुछ सामान निकाल लिया अपने यूज के लिए, तो ना सेल्स बुक में आएगा, ना परचेज बुक में आएगा, ना कैश बुक में आएगा, वो आएगा जनरल प्रॉपर में। अंडर 3 कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट कॉलम आर बैलेंस्ड, नॉट बैलेंस्ड, पोस्टेड ऑन डेबिट साइड, पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड। देखिए कैश बुक होती है जो, जिसमें कैश कैश रिकॉर्ड होता है, उसमें एक साइड तो कैश होता है, एक होता है बैंक, और एक होता है डिस्काउंट। जो डिस्काउंट अलाउड होता है उसमें आता है। ठीक है, डिस्काउंट, तो इसमें डिस्काउंट कॉलम है, इसमें जो भी डिस्काउंट देते हैं वो यहाँ लिखा जाता है, लेकिन इसे कभी बैलेंस नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि सब डिस्काउंट जोड़कर यहाँ लिख दिया जाए बैलेंस, कभी भी डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करते। ठीक है, डिस्काउंट कभी बैलेंस नहीं होता। फिर डिस्काउंट जाता कहाँ है? फिर इसका एक लेजर होता है, उसका नाम होता है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, एक डिस्काउंट अलाउड का अलाउड नाम का एक अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट। उसके डेबिट साइड में, क्योंकि डिस्काउंट क्या है, एक एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में ये सारा आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैश बुक में से बैलेंस नहीं करते हैं, डिस्काउंट को कैश बुक में बैलेंस नहीं करते हैं। ये डिस्काउंट उठ के लेजर में, जो कि है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, उसके डेबिट साइड में चला जाता है, और फिर बाद में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। इफ रिटर्न आउटवर्ड इज रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक दिस विल, रिटर्न आउटवर्ड क्या मतलब है? ठीक है, कुछ रिटर्न करना। और सेल रिटर्न बुक क्या होती है?
सेल रिटर्न बुक में जो कोई कस्टमर होता है वो सेल रिटर्न वापस कर रहा है, तो सेल रिटर्न बुक क्या है? सेल रिटर्न बुक में जो भी होगा वो डेबिट होगा। ठीक है। और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है, क्योंकि आप जो है सामान वापस कर रहे हैं तो बाहर जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सेल रिटर्न बुक में सामान अंदर आ रहा है, मतलब कोई सप्लायर या कस्टमर जो है सामान वापस कर रहा है आपको, तो वो डेबिट होगा। वो गलती से अगर आपने डेबिट साइड नोट कर देंगे तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। पिटी कैश बुक मेंटेन अंदर डबल एंट्री, इम्प्रेस सिस्टम, एक्यूरल सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। इसका आंसर है इम्प्रेस सिस्टम। पिटी कैश बुक होती क्या है? एक्चुअली क्या है, जैसे कोई भी ऑफिस है या बिजनेस है, उसमें छोटे मोटे खर्चे जैसे स्टेशनरी या फिर कोई टी कॉफ़ी, ठीक है, या फिर कोई भी किसी टाइप के भी छोटे मोटे खर्चे जो हैं, जो डेली होते रहते हैं, ठीक है, वो सब खर्चे इस कैश बुक से देखे जाते हैं और ये बेस्ड होती है इम्प्रेस सिस्टम। अब इम्प्रेस सिस्टम क्या है? मान लीजिए पिटी कैश बुक है, तो उसमें जो है 10,000 रुपये डाल दिए गए कि इससे इससे खर्चा चलाना है, कोई भी स्टेशनरी पेन कॉपी कुछ भी लाना है तो इससे 10,000 रुपये लाना है। और फिर थोड़े समय बाद इसमें से 7,000 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, 7,000 रुपये खर्च हो गए, तो कितने बचे? 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये बचे। तो इसकी जब कुछ पीरियड के बाद, 1-2 महीने के बाद, जब भी कोई किसी एक रेगुलर पीरियड के बाद इसकी जब वो बैलेंस किया गया तो पता चला कि इसमें 3,000 रुपये बचे। तो इसमें फिर 7,000 जोड़ दिए जाएंगे और फिर से 10,000 कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। मतलब जो भी बचेगा उसमें उतना ही अमाउंट जितना खर्च हुआ है उतना ऐड करके उसे पहला ही जितना 10,000 कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। ओवरकास्टिंग ऑफ सेल बुक विल, ठीक है, सेल बुक में क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, तो अगर क्रेडिट ओवरकास्टिंग मतलब क्रेडिट में ज़्यादा कर दोगे तो क्रेडिट टोटल इंक्रीज कर जाएगा। सेल बुक में क्या होता है? क्रेडिट। कैश सेल इज ओनली रिकॉर्डेड इन सेल बुक। ठीक है, अगर कोई कैश सेल की गई है और वो सेल बुक में रिकॉर्ड कर दी गई है तो इससे क्या फर्क आएगा? इससे क्या होगा? अफेक्टेड डेबिटर। कैसे? देखिए, जो कैश सेल करी गई है उसमें पैसा आता है। ठीक है, पैसा आता है मतलब जो वो कैश करी गई है। लेकिन अगर उसे सेल बुक में कर देंगे तो सेल बुक में होता है, जो भी रिकॉर्ड होता है वो डेबिटर, मतलब उसमें एक अकाउंट सेल, जो सेल बुक का अकाउंट है, एक क्रेडिट होता है और डेबिटर जो है वो डेबिट होता है। ठीक है, तो सेल बुक में अगर रिकॉर्ड कर देंगे तो सेल तो क्रेडिट हो जाएगी और डेबिटर डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर जो सेल करी गई थी वो कैश में करी गई थी तो इसलिए डेबिटर इफेक्ट होगा, डेबिटर का बैलेंस सही नहीं आएगा। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिट सेम डे इज इंटर्ड इन। चेक मिल गया, कहीं से चेक आ गया हमारे पास, बिजनेस के पास, लेकिन डिपॉजिट नहीं किया गया, तो वो किसमें इंटर किया जाएगा? बैंक कॉलम, कैश कॉलम, जनरल प्रॉपर या कॉन्ट्रैक्ट कॉलम? कैश कॉलम। कोई भी चेक आए जब तक उसे डिपॉजिट नहीं करते तब तक उसे कैश माना जाएगा। ठीक है, ट्रीटेड लाइक कैश अंटिल डिपॉजिट। जब तक उसे डिपॉजिट नहीं करते कोई भी चेक, उसे कैश में ही एंट्री होगी उसकी। सेल बुक टोटल इज 2,50,000। ठीक है, द कैश लेस ऑफ 25,000 वर रॉन्गली इंक्लूडेड। सेल बुक का टोटल 2,50,000 है और कैश सेल 25,000 की गलती से लिख दी गई उसमें। तो अगर 25,000 की कैश सेल गलती से लिख दी गई है, क्योंकि सेल बुक जो है वो
क्रेडिट पे चलती है, उधार पे, और यहाँ पर कैश जो सेल है वो 25,000 की गलती से जोड़ दी गई, तो कुछ नहीं, 25,000 कम कर दीजिए इसमें से, तो आंसर क्या होगा, 2,50,000 की सेल हुई टोटल। गुड वर्थ 5,000 परचेज ऑन क्रेडिट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, व्हाट इज इफेक्ट। ठीक है, कोई एक सामान खरीदा गया 5,000 का, ठीक है, गुड वर्थ परचेज ऑन क्रेडिट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो जो है कैश बुक में गलती से लिख दिया गया, तो इससे किसे किसे अंतर पड़ेगा, तो इससे अंतर पड़ेगा आपको बी और सी, कैश ओवरस्टेटेड और क्रेडिटर अंडरस्टेटेड। समझते हैं कैसे, देखिए, क्योंकि जो गुड है वो खरीदा गया है क्रेडिट पे, लेकिन गलती से कैश बुक में लिख गया, तो कैश बुक तो 5,000 रुपये ज़्यादा दिखाएगी ना, कैश बुक तो 5,000 रुपये ज़्यादा दिखाएगी, तो कैश जो है ओवरस्टेटेड हो जाएगा, मतलब कैश बुक ज़्यादा दिखाएगी। और जो गुड खरीदा जाना था वो किस पर खरीदा जाना था, क्रेडिट पे, ठीक है, मतलब कोई क्रेडिटर था वो क्रेडिट होता, गुड डेबिट होता और क्रेडिटर क्रेडिट होता, लेकिन वो भी नहीं हुआ क्योंकि वो कैश बुक में हो गया, तो क्रेडिटर अंडरस्टेटेड हो गया, कैश ओवरस्टेटेड हो गया, कैश ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ और क्रेडिटर कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्रेडिटर को क्रेडिट होना था जो क्रेडिटर, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो क्रेडिटर कम हो गया, कैश ज़्यादा हो गया। पिटी कैश बुक शो एक्सपेंस ऑफ 3,600, इम्प्रेस्ड 5,000। इसका मतलब ये है जो पिटी कैश बुक है, ठीक है, पिटी कैश बुक का जो 5,000 का बजट है, इम्प्रेस्ड मतलब 5,000 का बजट है, उसमें से 3,600 रुपये खर्च हो गए, तो जब बैलेंस किया जाएगा तो कितना पैसा दिया जाएगा, आंसर इसका ए। ठीक है, गलती है यहाँ पर थोड़ा सा, शोज एक्सपेंस मतलब इतने खर्च हो गए, तो बचे हैं आपके पास 1,400, तो रिम्बर्स अमाउंट 3,600 होगा, ना कि ये गलत है यहाँ पर, बी। एक्सपेंस मतलब इतना तो खर्च हुआ ना, तो बचा कितना, 1,400, तो 5,000 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, फिर से 3,600, तो आंसर होगा इसका बी, रिम्बर्स अमाउंट 3,600 होगा, ना कि ये। Assertion. A credit purchase of machinery recorded in a purchase book will not affect the trial balance. Reason: error of principle do not disturb the equality of debit and credit. कोई क्रेडिट परचेज की गई मशीनरी की, ठीक है, वो परचेज बुक में लिख दी गई, विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मशीनरी भी डेबिट होगी और क्रेडिट परचेज बुक में भी डेबिट होता है सामान, तो एक ही साइड रहा ना, कुछ भी खरीदा गया वो एक ही साइड रहा, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये प्रिंसिपल ऑफ, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, रॉन्ग बुक यूज हो गई, यहाँ पर रॉन्ग बुक में लिख गया, रिकॉर्ड हो गया। द एरर ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट डिस्टर्ब द इक्वलिटी ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो दोनों सही है। Credit purchase of good recorded in the general paper instead of a purchase book will not affect the ledger balance, ठीक, only the classification of book is wrong, debit and credit posting remain correct, उसका आंसर क्या होगा, ए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो भाई हमने जो पीछे बात करी थी कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड, ठीक है, रिकॉर्डेड इन जनरल पेपर, क्योंकि दोनों साइड डेबिट ही होगा, देखिए, है ना, डेबिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं हमें, अगर कोई बुक रॉन्ग हो जाती है और डेबिट और
क्रेडिट पोस्टिंग सेम रहती है, मतलब जो डेबिट होना था वो डेबिट हो और जो क्रेडिट होना था वो क्रेडिट हो, भले ही किसी गलत बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। किसी दूसरी बुक में रिकॉर्ड कर दिया हो, लेकिन अगर जो डेबिट होना था वो डेबिट हो, जो क्रेडिट होना था वो क्रेडिट हो, तो उससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा, और ना लेजर बैलेंस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर द इम्प्रेस सिस्टम द पेटी कैश बुक इंश्योर कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज रिप्लेस्ड पीरियडिकली टू द ओरिजिनल फिक्स्ड सम। बिल्कुल ठीक बात है। जो पेटी कैश बुक है, जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं उन्हें देखती है, बिल्कुल ठीक बात है, और इसका अमाउंट जो है हर पीरियड में उतना ही वापस कर दिया जाता है जितना उसमें खर्च होता है। मान लीजिए 5,000 में से 2,000 खर्च हो गया तो 2,000 फिर से इसमें वापस डाल दिया जाएगा। दोनों सही हैं। A cash book discount allowed to a customer is recorded in the cash book, not a general proper। ठीक है, और discount are associated with cash transaction, therefore entered in the book that record cash movement। चलिए देखते हैं क्या इसका मतलब है। A cash discount to the customer is recorded in a cash book, not a general proper। जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैश बुक में ही लिखा जाता है, पहली बात तो ये भी सच है। ठीक है, जो हमने पहले बताया कि जो, क्योंकि कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, एक कैश का, एक बैंक का, एक डिस्काउंट का, तो जो भी कैश डिस्काउंट होता है वो कैश बुक में ही लिखा जाता है। डिस्काउंट आर एसोसिएटेड विद कैश ट्रांजैक्शन, देयरफॉर एंटर्ड इन अ बुक दैट रिकॉर्ड कैश मूवमेंट। क्योंकि ये जो भी डिस्काउंट होता है वो कैश ट्रांजैक्शन पे होते हैं, इसलिए ये कैश बुक में लिखे जाते हैं। दोनों सही है। Goods sold on credit wrongly recorded in a cash book will make the cash balance overstated। रीजन क्या है? A credit sale does not involve cash, but cash book recording falsely increase cash receipt। ठीक है, तो पहले assertion देखते हैं क्या है। Goods sold on credit wrongly recorded in a cash book। जो कोई गुड है वो क्रेडिट पे सोल्ड किया गया, वो कैश बुक में आ गया, विल मेक द कैश बैलेंस ओवरस्टेटेड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि उसमें कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्रेडिट पे सोल्ड किया गया है, लेकिन अगर कैश बुक में नोट कर दोगे तो कैश तो बढ़ के ही आएगा। और क्रेडिट सेल डज नॉट इन्वॉल्व कैश, बट कैश बुक रिकॉर्डिंग फास्टली इंक्रीज द कैश शिफ्ट। तो इसका आंसर होगा ए, दोनों सही बात है। इसका क्या क्वेश्चन है? असर्शन, फ्रेट फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ठीक है, रीजन क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू द परचेज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड। तो पहला आप कह रहा है कि जो भी आपने कोई गुड खरीदा, उसे ले जाने लाने की कॉस्ट को ही हम लोग कहते हैं फ्रेट पेड। शुड बी रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी ले जाने लाने की कॉस्ट है, जो भी सामान खरीदा, उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। ये गलत है। ठीक है, बताते क्यों गलत है। और रीजन क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड। ठीक है, जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं लाने ले जाने के लिए, ठीक है, जो भी परचेज करते हैं, उसमें जो लाने ले जाने में जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड में ऐड होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई सामान हम लोग खरीद के ला रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो इसके गुड में ऐड होना चाहिए। वो डायरेक्ट एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ गुड में ऐड होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो भी ले जाने लाने का जो भी खर्चा है किसी भी प्रकार का, वो जो है कॉस्ट ऑफ गुड है उसमें ऐड होना चाहिए, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन ऊपर वाला इसलिए गलत है कि जो भी परचेज ऑफ गुड है उसमें जो भी गुड की प्राइस है वो नोट होती है परचेज बुक में, और जो भी फ्राइट पेड होता है वो अगर कैश में हुआ है तो कैश बुक में नोट होगा, अगर क्रेडिट में हुआ है तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, ए फॉल्स बी ट्रू। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, जैसे कोई एसेट सेल करते हैं जैसे फर्नीचर मशीनरी, आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। बिल्कुल सही बात है, ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। अगर क्रेडिट पे है तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है, अगर कैश में है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। अगर हम लोग कोई एसेट बेचते हैं तो पहला सही है। सेल्स बुक इज मीन फॉर सेल्स बुक इज मीन एक्सक्लूसिव फॉर सेल ऑफ गुड इन विच द बिजनेस डील, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, अगर कोई एसेट की हम लोग सेल करते हैं, कोई एसेट बिजनेस को कोई एसेट बेच रहे हैं तो वो सेल्स बुक में नहीं आएगा, वो जनरल प्रॉपर में आएगा अगर हम लोग क्रेडिट पे बेच रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए कैश में बेच रहे हैं तो कैश बुक में आएगा। लेकिन जो सेल्स बुक है वो क्या रिकॉर्ड करती है, वो वही गुड रिकॉर्ड करती है जिसके साथ बिजनेस डील करता है। ठीक है, मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा जो बेचेंगे वही सेल्स बुक में आएगा। अगर फर्नीचर का बिजनेस है, अगर फर्नीचर बेचेंगे तो आएगा सेल्स बुक में। कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर बेचेंगे, वो सेल्स बुक में आएगा, एसेट नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल ऑफ सेल्स बुक फॉर अ मंथ इज 8,90,000। ठीक है, द कैश सेल ऑफ 60,000 इंक्लूडेड बाय मिस्टेक, क्रेडिट सेल ऑफ 25,000 omitted, and sale of 50,000 recorded correctly in book but posted on wrong debitor. What is the correct amount of credit sale? क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। जो सेल बुक है उसमें 8,90,000 लिखे हुए हैं। ठीक है, 8,90,000 सेल्स बुक में थे, मतलब जो हम लोगों ने सेल करी थी उस बुक में 8,90,000 थे। अब पहला केस क्या है, जो कैश सेल थी वो गलती से जोड़ दी हम लोगों ने। कैश सेल जो है 60,000 की, वो गलती से सेल बुक में जोड़ दी, क्योंकि कैश सेल हम लोग सेल बुक में नहीं जोड़ सकते, वो कैश बुक में जाती है। तो 60,000 की कैश सेल हम लोगों ने गलती से जोड़ दी इसमें 8,90,000 में। ठीक है, तो ये 60,000 माइनस होंगे। और क्रेडिट सेल ऑफ 25,000 ओमिटेड, जो एक क्रेडिट सेल हुई थी 25,000 की, वो गलती से नोट ही नहीं हुई। ओमिटेड मतलब नोट नहीं हुई, तो 25,000 प्लस होंगे। ठीक है, 60,000 क्योंकि कैश सेल थी तो इसे माइनस करना पड़ेगा, और ये 25,000 तो नोट ही नहीं हुई थी, ओमिटेड हो गई थी, तो इसे प्लस करना होगा ये 8,90,000 में। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है, सेल ऑफ 50,000 रिकॉर्डेड करेक्टली, जो 50,000 की सेल है वो करेक्ट रिकॉर्ड हुई है, बट पोस्टेड इन रॉन्ग डेबिटर, किसी दूसरे के नाम पर रिकॉर्ड हो गई। मतलब अगर राम को बेच रहे थे तो गलती से शाम को बेच दिया है। ठीक है, रॉन्ग डेबिटर हो गया है, लेकिन रिकॉर्ड तो सही हुई है, 50,000 सही रिकॉर्ड हुआ है, तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। इस वाले से हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड तो सही किया है, इन्हीं दोनों से मतलब है। ठीक है, तो 60,000 माइनस करेंगे और 25,000 प्लस करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो है बी, 8,55,000। ठीक है, 8,55,000। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब बिल ऑफ 1,00,000 1,00,000 इज endorsed to the creditor. The creditor later endorsed to it to another party. A bill of 1,00,000 is endorsed to the creditor and creditor later endorsed it to another party, who remains secondary liable to at all stages. समझते हैं इसका मतलब, आपने एक बिल बनाया, आप ए हैं, बी सी, आप ए हैं, आपने एक बिल बनाया अपने क्रेडिटर के लिए जिसका आपको पैसा वापस करना है। ठीक है, ठीक है, जो भी बिल है वो आपने बिल इसे दिया 1,00,000 रुपए का, जिस जिससे पैसा लेना है वापस करना है, वो 1,00,000 रुपए का बिल इसे दिया। इसने जो है किसी और को इंडोर्स कर दिया, सी को। ठीक है, तो जो भी, अब ये करंट होल्डर है, सी इसका करंट होल्डर है। आपने बिल बना के दिया बी को, बी ने इसे दे दिया सी को, कहा सी से कह दिया तुम जाके पैसा लेना। अब सी इसका करंट होल्डर है। अब मान लीजिए ये बिल जो है डिसऑनर हो जाता है, इसका पैसा नहीं मिलता है, तो कौन लायबल होगा, बी की ए, दोनों। ऑल इंडोर्सर
बिफोर द करंट होल्डर, जिसने इंडोर्स किया है ना, बिफोर द करंट होल्डर, वो सब दोनों लायबल होंगे। ए भी लायबल होगा इसके लिए, बी भी लायबल होगा इसके लिए, अगर बिल जो है डिसऑनर होता है, मतलब बिल में पैसा मिलता नहीं है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, कौन कुछ चीज जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं होगी? सेल ऑफ फिक्स एसेट ऑन कैश, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, और बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ। तो ओपनिंग एंट्री होती है जनरल प्रॉपर में, क्लोजिंग एंट्री होती है, और बैड डेप्ट भी होते हैं। क्या नहीं होगा? ये नहीं होगा, फिक्स एसेट ऑन कैश, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। फिक्स सेल ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड होगा, लेकिन याद रखिए, अगर कैश पे हो रहा है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर उधार पे कोई सेल हो रहा है, मतलब जिसका कोई सेल कर दिया, उसका पैसा अभी तक नहीं आया, तो क्रेडिट पे अगर उसने सेल करा है तो जनरल प्रॉपर में आएगा। अगर कैश पे हुआ है तो कैश बुक में जाएगा। बिल एक्सेप्टेड फॉर रिन्यूअल रिक्वायर्स कैंसिलिंग ऑफ ओल्ड बिल एंड रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट। इसका आंसर होगा बी। बिल एक्सेप्टेड फॉर रिन्यूअल रिक्वायर्स, मान लीजिए आपने कोई बिल पेबल है, बिल पेबल है, बिल पेबल मतलब आपको किसी को पैसा देना है। बिल पेबल जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब आपको किसी को पैसा देना है, ठीक है, और आप उसे पैसा नहीं दे पाए, तो मैच्योरिटी पे उसे पैसा नहीं दे पाए आप, और आप उसके पास गए, क्रेडिटर के पास गए, जिसने आपको पैसा दिया था, आपको पैसा वापस करना था, उससे कहा आपने कि जो है आपका जो बिल है उसे रिन्यू कर दो, उसे रिन्यूअल कर दो। तो वो क्या करेगा, जो आपका पहला वाला बिल है उसे कैंसिल करेगा, ठीक है, उस पहले वाले बिल को कैंसिल करेगा और नया बिल बनाएगा। और जब भी वो नया बिल बनाएगा तो उसमें इंटरेस्ट भी जोड़ेगा, क्योंकि भाई आप टाइम पे पैसा नहीं दे पाए, तो वो इंटरेस्ट भी लगाएगा। तो जब भी बिल रिन्यू होगा तो पुराना बिल कैंसिल होगा और नए बिल में इंटरेस्ट भी जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए कोई बिल है, पेएबल रिसेबल जो भी है, 60,000 का, ठीक है, ड्रॉन ऑन 10 अप्रैल फॉर 2 मंथ मैच्योर। 10 अप्रैल को बनाया गया 2 मंथ की मैच्योरिटी के साथ, कि 2 मंथ बाद वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, फॉर 2 मंथ, और वो मैच्योर हो रहा है संडे को, ठीक है। व्हाट इज द ड्यू डेट? फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। कोई बिल बना 60,000 का 10 अप्रैल को, 2 मंथ के लिए, वो मैच्योर होगा संडे को, जो मैच्योरिटी उसकी संडे को पड़ गई मान लीजिए, ठीक है। तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी, पहले समझते हैं कि 10 अप्रैल को 60,000 का जो बिल था वो बनाया गया। अब मैच्योरिटी 2 महीने बाद है, 2 महीने मतलब 10 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 जून को जो है मैच्योरिटी है। अच्छा, एक बात याद रखिए, जो भी मैच्योरिटी का टाइम दिया है 2 महीने, मैच्योरिटी के टाइम में 3 दिन और ऐड करो, उसे कहते हैं हम लोग ग्रेस पीरियड। मतलब मैच्योरिटी के साथ 3 दिन का ग्रेस पीरियड और दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी 2 महीने का समय है उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड और दिया जाता है, तो मैच्योरिटी क्या हो जाती है उस टाइम फिर 13 जून। 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है बिल का साथ, 13 जून। लेकिन ये कह रहा है कि 13 जून को संडे है, जिस दिन मैच्योर हो रहा है उस दिन संडे है। 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिला के 13 जून को मैच्योर होना था, उस दिन संडे है, संडे हॉलीडे है। अगर कोई हॉलीडे पड़ जाता है तो एक दिन पहले मैच्योर हो जाता है, मतलब 12 जून। आंसर क्या हुआ? 12 जून। अगर किसी की मैच्योरिटी डेट को संडे पड़ गया या कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ गया, ठीक है, तो जो बिल है वो एक दिन पहले मैच्योर हो जाएगा, तो 12 को मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, बिल पेबल अकाउंट्स नॉर्मली शो अ क्रेडिट बैलेंस
ठीक है। इट रिप्रेजेंट अमाउंट बिजनेस हैज टू पे टू अदर इन फ्यूचर। बिल पेबल जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है और ये बताता है कि बिजनेस को कितना अमाउंट पे करना है दूसरे लोगों को फ्यूचर में। पहला सही है। बिल पेबल जो है क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि ये लायबिलिटी है, ये अमाउंट हम लोग को पे करना है, बिजनेस को पे करना है, और ये बिजनेस ओ करता है किसी दूसरे लोगों को। दोनों सही है। Renewal of bill increase the total amount payable by the acceptor. Interest is always charged on bill renewal bill. ठीक है। अगर कोई बिल मान लीजिए मैच्योरिटी क्रॉस कर जाता है तो उसका अगर रिन्यू कराएंगे तो उसमें जो है अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है। रिन्यूअल ऑफ बिल इंक्रीज द अमाउंट पेबल बाय द एक्सेप्टर। कोई भी अगर बिल रिन्यू होता है तो उसमें जो अमाउंट पे होना था वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। जो भी बिल रिन्यू होगा उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों सही है। असर्शन क्या कहता है? जनरल पर्पस रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन स्पेशलाइज्ड सब्सिडरी बुक। और रीजन क्या कहता है? जनरल पर्पस यूज्ड ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पहला क्या कह रहा है कि जनरल पर्पस वो सारे चीजें रिकॉर्ड करता है जो और कहीं रिकॉर्ड नहीं हो सकते, दूसरी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। जो और भी जैसे सेल परचेस के लिए एक बुक होती है, एक परचेज रिटर्न के लिए बुक होती है, एक सेल रिटर्न के लिए बुक होती है, लेकिन इससे अलग जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है, इससे अलग जैसे ओपन एंट्री हो गया, क्लोजिंग एंट्री हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब जनरल प्रॉपर में आएंगे जिनके लिए अलग से कोई सब्सिडरी बुक नहीं है। ठीक है, तो वो सब इसमें रिकॉर्ड होंगे। दूसरा क्या कह रहा है? जनरल प्रॉपर इज यूज ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये गलत है। दोनों ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट और डेबिट, दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। तो बिल पेबल जो बुक होती है, रिकॉर्ड बिल एक्सेप्टेड बाय अस। ठीक है। बिल पेबल मतलब होता है जो पैसा हम लोग को देना है। तो क्रेडिटर हम लोग को वो बिल देता है कि ये पैसा आपको हमें वापस करना है, उसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और बिल पेबल बुक में लिखते हैं। डिसऑनर बिल आर रिकॉर्डेड इन। जो बिल डिसऑनर हो गए, जिनका पैसा मिला नहीं, दिया गया, वो किस में रिकॉर्ड होंगे? तो ऐसे बिल जो है जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। आगे देखते हैं। अ कॉन्ट्रा एंट्री हैपन्स व्हेन। कॉन्ट्रा एंट्री कब की जाती है? ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री मैंने बताई थी जब कैश और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तब कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो अगर कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक तो उसे कहेंगे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो कैश और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, खुद की बैंक में, किसी और के बैंक में नहीं, जो बिजनेस की बैंक है उसी में। A credit note received from a supplier will be recorded in। क्रेडिट नोट जो सप्लायर से आया है वो किस में रिकॉर्ड होगा? वो होगा आपका रिकॉर्ड परचेज रिटर्न बुक में। पहले समझते हैं क्रेडिट नोट होता क्या है। ठीक है, तो जब भी आप सामान वापस करते हैं तो सप्लायर जो है क्रेडिट नोट जो है सेलर देता है बायर को, क्रेडिट नोट देता है सेलर बायर को, और डेबिट नोट जो है वो देता है बायर सेलर को। तो डेबिट नोट कौन बनाता है? बायर सेलर को देता है। क्रेडिट नोट कौन बनाता है? सेलर बायर को देता है। तो कोई सामान खरीदा होगा, उसे वापस किया गया, तो सप्लायर ने, क्योंकि सप्लायर से सामान खरीदा गया था और सप्लायर को सामान वापस कर दिया गया। ठीक है, तो सेलर सप्लायर था तो इसने एक नोट दिया, उसे कहते हैं क्रेडिट नोट। किसे? बायर को,
कि भाई साहब आपका सामान जो है आपने खरीदा, हमें वापस किया, वो आ गया हमारे पास, अब इसका पैसा हम देंगे आगे चल के। तो ये रिकॉर्ड होगा परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, तो क्रेडिट नोट तब दिया जाता है जब बायर जो है सप्लायर को सामान वापस करता है। उस टाइम सप्लायर जो है, जो सेलर है, वो एक क्रेडिट नोट देता है बायर को कि ये आपका सामान वापस आ गया है और इसका पैसा अभी बाकी है, वो देना बाकी है। तो वो आएगा परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, आगे चलते हैं। अ क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 80,000 विल बी रिकॉर्डेड इन। मशीनरी क्या है? एसेट है, और क्रेडिट परचेज हुई है तो जनरल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड होगी। अगर कैश होती तो कैश बुक में रिकॉर्ड होती। टोटल ऑफ सेल बुक इज पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। आसान है ये। ठीक है, अब हम लोग कुछ बीआरएस में देख लेते हैं। ये है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो when check is deposited but not yet credited by the bank balance as per cash book will be। चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। ठीक है, बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया गया, लेकिन वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब बैंक में चेक डाल दिया गया, लेकिन किसी वजह से बैंक में वो पैसा अभी चढ़ा नहीं। ठीक है, लेकिन वो पैसा जो है आप तो अपने कैश बुक में लिख लोगे ना। मान लीजिए कोई चेक आपको मिला, आपने बैंक में जाके लगा दिया। अब बैंक की हॉलीडे हो गई, छुट्टी हो गई, और बैंक ने वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं डाला, अभी वो क्रेडिट नहीं हुआ पैसा डाला, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में लिख लिया कि हमें पैसा मिल गया। तो आपका जो पैसा है वो ज़्यादा दिखाएगा आपकी बैंक से की पासबुक से, जो बैंक की खुद की पासबुक होगी, क्योंकि उसमें तो पैसा भी आया ही नहीं, चेक लगा ही नहीं, और आपने कैश बुक में लिख लिया कि हमारा पैसा मिल गया, हमने, क्योंकि हमने तो बैंक को चेक दे दिया जाके। तो आपका जो पैसा है कैश बुक में वो ज़्यादा दिखाएगा आपकी बैंक की पासबुक से। ठीक है, मोर देन अ पासबुक। जो आपका बैंक बैलेंस है कैश बुक में, वो पासबुक की, आपकी जो बैंक की पासबुक है जो बैंक मेंटेन करता है, उससे ज़्यादा दिखाई देगा। और इसी को हम लोग सही करने को कहते हैं हम लोग BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जब भी ऐसा मिसमैच होता है उसे सही करने को हम लोग कहते हैं BRS। बैंक चार्जेस रिकॉर्ड ओनली इन द पासबुक विल मेक। ठीक है, हुआ क्या कि आपका बैंक अकाउंट है बिजनेस का, और बैंक ने कोई चार्जेस काट लिया किसी प्रकार का। ठीक है, तो जो बैंक चार्जेस काटेगा वो तो बैंक की पासबुक में नोट होगा। बैंक की जो पासबुक है उसमें बैंक ने कोई चार्ज काट लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि बैंक ने चार्ज काट लिया है ना। तो आपकी जो खुद की कैश बुक है, जिसमें बैंक का भी कॉलम है, कैश का भी कॉलम है, उसमें तो अमाउंट ज़्यादा दिखाई देगा। आपकी खुद की बिजनेस की कैश बुक में तो अमाउंट ज़्यादा दिखाई देगा, कि आपको तो नहीं पता ना कि बैंक ने पैसा काट लिया। तो कैश बुक जो है बैलेंस मोर होगा आपका। चेक इशूड टू द सप्लायर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विल कॉज। आपने कोई चेक काट दिया किसी सप्लायर के लिए पैसा देने के लिए, और उसे कहा कि आप चेक किसी सप्लायर को दे दिया पैसा काट के पैसे के लिए। ठीक है, लेकिन उस सप्लायर ने जो है अभी बैंक पे वो चेक लगाया ही नहीं। तो होगा क्या कि आपने तो चेक काट के दे दिया सप्लायर को कि पैसा आप भाई ले लो, अपने बैंक में लगा लेना, और आप अपने अपनी कैश बुक में पैसा घटा लिया। आपने अपनी कैश बुक में पैसा घटा लिया, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से तो पैसा घटा ही नहीं अभी, क्योंकि सप्लायर ने वो अभी चेक लगाया ही नहीं। तो आपकी कैश बुक में पैसा कम दिखाई देगा आपकी पासबुक से, क्योंकि पासबुक से आपकी पैसा कटा नहीं, जो कि बैंक मेंटेन करती है, और कैश बुक आप मेंटेन करते हैं। तो आपने अपनी कैश बुक से तो पैसा घटा लिया, लेकिन बैंक की पासबुक से पैसा अभी नहीं घटा, क्योंकि सप्लायर ने वो चेक अभी बैंक में लगाया ही नहीं। ठीक है, तो कैश बुक में पैसा जो है कम दिखाई देगा, पासबुक में पैसा ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक।
आंसर इसका बी होगा, ए होगा। ठीक है। if check received is recorded twice in a cash book, BRS would, अगर मान लीजिए कोई चेक आया और 2 बार उसे रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो हमें उसे कैश बुक से हटाना पड़ेगा, कैश बुक से उसे बैलेंस करना पड़ेगा, उसे एक बार घटाना पड़ेगा, तो आंसर उसका होगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कोई कैश बुक बैलेंस है 50,000, कैश बुक का बैलेंस आपको 50,000 है। ठीक है। आइटम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो करेक्ट कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? आपकी कैश बुक में 50,000 रुपये हैं, ठीक है, और बैंक ने 500 रुपये का चार्ज काट लिया, आपको पता नहीं था, और बैंक कहीं से इंटरेस्ट आ गया 1200 का, ये भी नहीं पता था, तो इस 50,000 में 500 माइनस हो जाएगा और 1200 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही अमाउंट आ जाएगा कैश बुक का, जो बैंक ने पैसा काटा और जो बैंक ने पैसा जोड़ा, अगर आप उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सही अमाउंट आ जाएगा कैश बुक का। तो ये कितना आएगा आपका? 50,700, 500 घटाइए, 1200 ऐड करिए, आंसर होगा ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपकी कैश बुक में 1,20,000 रुपये हैं, कोई चेक डिपॉजिट हुआ 25,000 का, लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब पैसा नहीं आया। कोई आपने चेक इशू किया 18,000 का, लेकिन जिसे भी इशू किया उसने अभी बैंक में लगाया नहीं, तो अभी 18,000 रुपये नहीं कटा आपके अकाउंट से। ठीक है, ये मैं बैंक का बता रहा हूँ। आपने तो अपने कैश बुक में सही कर लिया, लेकिन बैंक में अभी वो चेक डिपॉजिट हुआ, पैसा नहीं आया, और चेक आपने इशू किया, वो पैसा नहीं कटा 18,000। बैंक ने 1,200 रुपये चार्जेस काट लिए, जो कि आपके कैश बुक में नहीं नोट है। तो फिर पासबुक को आप सही करिए, कैसे होगा सही? तो फिर से देखते हैं कैसे सही होगा ये। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपके जो है 1,20,000 रुपये थे, ठीक है, तो 1,20,000 में से क्योंकि 25,000 जो है आपके आने थे पैसा, लेकिन अभी तक आया नहीं, तो 25,000 पैसा आना था जो आया नहीं, इसे माइनस करिए। आपने चेक इशू किया 18,000 का, ये पैसा कटना था लेकिन अभी तक कटा नहीं, तो इसे प्लस करिए। बैंक ने 1,200 रुपये का चार्ज काट लिया, तो इसे माइनस करिए। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो आएगा आंसर 1,11,800। ये आपका जो है बैलेंस होगा, आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो ये आपका जो है दूसरा सेट अकाउंटिंग का हमने पूरा कर लिया है। अब इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो हम लोग देखेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम में जाके हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उसमें आ रही है। ठीक है, थैंक यू।